Now, welcome back once again. And today we are going to brush up our tips and tricks for idioms and phrases. हिंदी में हम सुनते हैं मुहावरे, लोक तो हम लोकोक्तियां बोलते हैं ना. तो most of the time, see, the main problem is we don't have any what we call as easy way to cram all the phrases or idioms. आप एक बार में सब कुछ तो नहीं कर सकते हो ना, कैसे करोगे? इतने सारे फ्रेजेस होते हैं, इतने सारे मुहावरे होते हैं, इतने सारे. क्या सबके मीनिंग हमें आते हैं? Yes, those who are habitual of using them in their daily conversations. घरों में जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्वर्जेशन में अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट इज इजी फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई. अदरवाइज अगर हम कहें व्हाट आर द टिप्स हाउ वी कैन, मैम इतने सारे हैं, देर आर मोर देन थाउजेंड्स, वी डोंट नो, तो हाउ टू. तो वो आज हम लोग अपने सेशन में करेंगे, the tips and tricks to crack idioms and phrases, because this always comes, and normally it comes as a match the column, but the pattern can change anyway. It can be inferring the meaning in the what you call as MCQ forms also. ठीक है? So let us start with that. First of all, understand the difference between what we call as phrases and idioms. फ्रेजेस होते हैं जिसके अंदर आपके जो है वर्ब इज देयर, मतलब नॉर्मली इट इज अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, विदाउट एनी सब्जेक्ट. यू हैव द वर्ब which gives you the meaning. जैसे हम बोलते हैं ना, गोइंग थ्रू. गोइंग थ्रू, गोइंग इज अ वर्ब, गोइंग थ्रू यानी कि किसी चीज से गुजरना. शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. And this, what we say, is the old sayings हमारे, जिनका लिटररी मीनिंग या फिर ऑन द फेस ऑफ इट उसका जो वर्ड है वो कुछ और होगा, लेकिन उसका जो डेप्थ मीनिंग होगा वो कुछ और होगा. तो इन आर CUET वी हैव बोथ ऑफ देम, phrases or idioms, and you don't need to you know identify what is phrase or idioms. You just need to understand how to crack it, हमें उसे कैसे क्रैक करना है. तो नाउ बी वेरी वेरी अलर्ट. पहला होता हमारा, मतलब कोई भी फ्रेज, कोई भी idioms है, डेफिनेटली some words we may be knowing, some we might have seen, some we might have read, some we might be using our day in the day to day, but not all. तो पहले आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है, या फिर इफ इट इज गिवन एज अ मैच द कॉलम, तो आपको उसे जो है पूरी तरीके से पहले समझना है कि व्हाट इट इज रिटन. इफ इट इज गिवन इन अ सेंटेंस से शी इज गोइंग थ्रू, तो वो आपको. नाउ अब आप सोचो कि गोइंग थ्रू, थ्रू इज अ प्रिपोजिशन, और हम उसे कब यूज करते हैं? से हमारा एक टनल है और उसके अंदर से गुजरना, थ्रू मतलब वहां से, उसके अंदर से, तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं. वी विजुअलाइज इट, हम उसको विजुअलाइज करते हैं विद द रियल इमेज. मतलब एक बार उसके मीनिंग में एक आध जो वर्ड्स हमारे पास है, लेकिन थ्रू, गोइंग मतलब तो जाना, लेकिन थ्रू, क्योंकि गोइंग थ्रू, गोइंग अप टू, गोइंग इन टू, ऑल द वर्ड्स कैन बी यूज. थ्रू, थ्रू मतलब उसके अंदर से, उसके किसी चीज के अंदर से गुजरना. तो उसको आपने विजुअलाइज करना है, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड what is the meaning. For example, I'll give you one example.
Now say you don't know the meaning of penny for your thoughts, or get out of hand. Get out of hand. अब इन दोनों को देखिए, अब इन दोनों को जरा सा देखिए। पेनी, पेनी मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। पेनी मतलब वेरी स्मॉल, छोटी सोच। गेट आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाहर। आउट ऑफ का मतलब बाहर, यानी हाथ से बाहर जाना। अब इसको आप विजुअलाइज करिए कि आपके हाथ से, यानी कि when things are not in your favor। हम बच्चों के लिए पेरेंट्स यूज करते हैं ना, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया। गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। The things which are not in your control, यानी कि you have to visualize it and understand it. Now what happens is, एक और मैं लेती हूं। Take the bull by its horn। अब इसका मीनिंग सोचिए क्या हो सकता है? What can be its meaning? I'm just giving you a picture. What can be the meaning? टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। हॉर्न उसके यानी कि सींगे, उसकी सींग को पकड़ना। तो एनी क्लू, एनी आंसर? एनी आंसर फॉर दिस, फॉर दिस विजुअल? अगर हम बुल को, सांड को, उसके सींग से पकड़ेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कैन यू कंट्रोल द bull by its horn? Is it easy? No. That means it is a very dangerous task. It is a very dangerous task. This is because जब आप बुल को उसकी सींग में हाथ लगाओगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो आपको मारने आएगा। तो एक सेंटेंस है, talking to a strict person is like
टेकिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न, यानी किसी भी स्ट्रिक्ट इंसान से बात करना बहुत टफ टास्क होता। तो यहाँ पर इवन दो इफ दिस एंटायर सेंटेंस इज गिवन यू कैन इजिली इंफर इट। अगर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो आप उसको आराम से समझ सकते हो कि एक स्ट्रिक्ट पर्सन से बात करना डिफिकल्ट है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस टेकिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न, तो इसका आपको जब आपको इसका मीनिंग लगाना है तो थोड़ा विजुअलाइज करिए कि व्हाट विल हैपन इफ यू आर टचिंग द हॉर्न ऑफ अ बुल। एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग। आपको उसके लिए तोड़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, एक बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इफ यू ब्रेक इट वन बाय वन देन यू वुड बी एबल टू फाइंड द मीनिंग, राइट। नेक्स्ट वन मोर, मतलब एक और मैं आपको बता रही हूं, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग इन द आपको ऐसे पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है। दिस इज, मतलब जो इसका मीनिंग वो है, मतलब फ्रेज है वो है हैंड होल्डिंग कप। सॉरी, कैप, हैंड होल्डिंग कैप। अब इससे आपको क्या समझ आया? कैप को हाथ से पकड़ रखा है। व्हाट वी से इन हिंदी, हम कैसे बोलते हैं हिंदी में कि उसने अपना जो है, हिंदी में बोलते हैं ना कि दैट पर्सन वॉज, वो इतना बेचारा मजबूर हो गया था कि उसने अपनी पगड़ी हाथ में दे दी थी, क्योंकि पगड़ी हम मानते हैं इट इज आवर ऑनर। यहां पर इट इज कैप, हैंड होल्डिंग कैप, कैप को हाथ में रखा हुआ है। यू कैन सी नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग हुआ? It may be someone who is poor. Okay, we have correlated it to some extent. You have correlated it. Somebody very poor. अब इसको थोड़ा और elaborate कर दूं, means helpless। इंसान पुअर है तो हेल्पलेस, गरीब है तो हेल्पलेस। सो दिस इज इनएबिलिटी, हेल्पलेसनेस मेंशन वेरी हम्बली। तो जैसे द मैन टोल्ड with a hand holding cap that he was unable to submit the fee on time, right? एक एक जो आपके शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, that should be inferred. Like in the first, you are not able to, but in the second you were able to. This is because in the second you were able to understand it. तो जो आपके इडियम्स या फ्रेजेस होते हैं उनका सबसे पहला, आखिरी
यही एक टिप होता है कि पहले आप उसे समझो. इफ द सेंटेंस इज गिवन देन गो थ्रू द सेंटेंस, एंड इफ इट इज नॉट गिवन रिलेटेड विद अ विजुअल, नेवर क्रैम्प देम. आप जो हो, अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर आई हैव हंड्रेड्स ऑफ idioms and phrases, you can never cram them, because अगर आप cram करोगे तो you are not going to be benefited. आप उसे cram कर नहीं सकते. आपके मतलब to tell you, there are some prepositions. अब क्या क्या prepositions होते हैं? out, in, out, above, below, through, ऐसे आपके होते हैं. जैसे going in, यहां पर डोंट यूज इट एज अ सेंटेंस. गोइंग इन, गोइंग आउट, गोइंग इन, गोइंग आउट, दोनों का मीनिंग आपका चेंज हो जाता है. और जब हम इसी गोइंग के साथ वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपोजिशंस, अलग अलग तरीके के. वेंट बैक मतलब एक सिंपल है, वेंट बैक, वेंट थ्रू, वेंट बैक, वेंट थ्रू, दोनों में आपका जो शब्द है, आपका जो वर्ब है वो वेंट है. लेकिन वेंट बैक मतलब पीछे जाना. उसने पीछे ले लिया अपने प्रॉमिस से. शी वेंट बैक फ्रॉम हर प्रॉमिस, पीछे हट गई, यानी कि शी रिफ्यूज्ड. वेंट बैक मतलब वापस चली गई नहीं, शी रिफ्यूज्ड, वो पीछे हट गई. द एक्ट्रेस वेंट बैक फ्रॉम हर प्रॉमिस, यानी वो पीछे हट गई. शी रिफ्यूज्ड. एंड वेंट थ्रू मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, शी वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रॉमा, शी वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रॉमा. तो जब आप फ्रेजेस करते हो तो उनमें आपको जो है, यू हैव टू डिवाइड द वर्ब and the prepositions which are given, and then understand what will be the meaning. Went after, अब इसी के अंदर आप देख लो went after. अब आफ्टर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर? उसके पीछे, उसके पीछे. आई वेंट आफ्टर द मैन बट आई कुड नॉट कैच हिम, यानी कि मैं उसके पीछे भागी लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाई. तो वेंट आफ्टर. तो इनमें आपको क्या करना है? इन वर्ब और इन प्रिपोजिशंस को अलग करना हो. एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट व्हेन दे बोथ जॉइन. तो ये क्या आपका सेंस बना. whereas in the idioms they are normally the sayings, अभी जैसे हमने ऊपर किया था, taking the bull in its hand, with a hand का cap, ऐसे जो होते हैं उनमें आपका जो है, you might be having the difficulty, then you have to use it. Now I am coming with some more. Milk and water. लास्ट मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ ये, बट नॉट द लीस्ट. लास्ट but not the least. Leave no stone unturned. Even it is my favorite. अब आप इनके तीनों की मीनिंग सोचिए क्या हो सकता है. मिल्क एंड वाटर. New kid on the block. I've written 4.
तो लेट अस इन्फर, हम इसको इन्फर करते हैं। चलिए, मिल्क एंड वाटर, अगर दूध के अंदर हम पानी डाल देते हैं तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इफ वी एड मिल्क टू द वाटर? आपके पास दूध है, ठीक है, एंड इन दैट आई हैव एडेड वाटर, मैंने इसके अंदर जो है पानी डाल दिया है, तो मिल्क को क्या हो जाएगा? एनी गेस? द मिल्क विल बिकम वाटरी, कमजोर हो जाएगा, इट विल बिकम वीक। पानी अगर दूध में पानी मिलाएंगे तो दूध आपका वीक हो जाएगा, इट विल नॉट बी एडिबल। लास्ट यानी कि सबसे आखिरी, बट नॉट द लीस्ट। लास्ट but not the least means, any guess? लास्ट का मतलब है आखिरी, एंड, एंड लीस्ट मतलब लेस important. She is least bothered. She is least bothered. उसे किसी की परवाह नहीं है. Least means something which is less important. Last यानी कि आखिरी. It is the last topic, but it is not the least. यानी कि even though it is the last, but it is also significantly important. आखिरी है लेकिन फिर भी ये भी जरूरी है. लास्ट बट मतलब अब हमने बट यूज किया, बट इज अ कंजंक्शन, सो वी हैव यूज्ड बट मतलब लेकिन, ये लीस्ट नहीं है, इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट. आखिरी है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आपको लास्ट, देन बट, लेकिन, आखिरी है लेकिन कम नहीं. लीव छोड़ना, नो स्टोन, किसी भी पत्थर को अनटर्न्ड, टर्न किए बिना. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लीव छोड़ना, if I write it in the sentence you will be able to comprehend. I'll not leave any stone unturned in my career. Okay. Yeah. Do not leave anything. Work hard. Right. यानी कि in another way, making all possible efforts. पूरी कोशिश करना. Next is new kid on the block. New kid on the block.
वेरी इजी। न्यू किड मतलब नया बच्चा ऑन द ब्लॉक, यानी समवन हु इज न्यू टू द एरिया, बिगिनर। यस, इट लुक्स ही इज न्यू किड ऑन द ब्लॉक, लगता है अभी नया है ये। ही इज अ बिगिनर, वेरी गुड। ही इज न्यू, ही इज बिगिनर, एनीबडी। राइट, चलिए। Latin and Greek. Latin and Greek. Okay. Okay. Latin and Greek means something which we don't understand. More or less. More or less. यानी कि approximate. On pins and needles. Immediately. The answer should be immediately. On pins and needles. अब सोचो, अगर आपको ये पैरों में पिन चुभता है या नीडल चुभती है तो व्हाट विल हैपन? यू विल बी पेनफुल, यानी यू वुड बी समथिंग विच विल बी डिफिकल्ट, एंशियस, नर्वस। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप अंगारों पर पैर रख रहे हो। पिक अप योर ईयर्स, पिक अप योर ईयर्स। एनी गेस? कान खड़े करना। पिकअप योर ईयर्स मतलब कान खड़े करना, यानी कि किसी चीज के लिए when the neighbors were gossiping, when the neighbors were gossiping, I picked up my ears. अब आप अपने कान को पिक तो नहीं करते हो ना, उठाते तो नहीं हो ना अपने कान को। उसका मतलब है बहुत ध्यान से सुनना, यानी बहुत ध्यान से सुनना। मेथड टू माई मैडनेस। Method to my madness. Here I have written, I have underlined my madness. मतलब पागलपन। अब my madness means yes, driving one crazy. Yes. Method to मतलब something which is crazy, which is strange, yet fruitful. No room to swing a cat. Swing मतलब झुलाना, झूलना नहीं, झुलाना। No room to swing a cat.
कैट, बिल्ली। बिल्ली को मतलब कि झुलाने के लिए कोई जगह नहीं। बिल्ली को करने यानी कि देयर इज नो स्पेस और कन्फाइंड स्पेस। स्मॉल स्पेस। भाई, आई डोंट हैव आई डोंट हैव एनी रूम टू स्विंग अ कैट, यानी कि मेरे पास बहुत छोटी सी जगह है। मेरे पास बहुत छोटी सी जगह है। वेरी सिंपल। नेवर बाइट अ हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिलाते हैं उनको कभी मत काटो। यहां पर इट इज नॉट काटना। हेयर इट इज नॉट बाइटिंग। हेयर इट मीन्स नेवर hurt your the people who love you, the person who cares for you। जो आपको आपकी केयर करते हैं उनको हमें कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो these are some of the examples that how you can infer or comprehend any phrase or idiom that comes in your exam. It is not that at that time you are not going to have any Google from where you are going to get the answers, or you are not going to use your chat GPT to get the answers on the spot। यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है। तो मेनली हम लोग जब छोटे होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हमारे घर में तो हम लोग तमिल में भी जब हम बात करते हैं तो वी यूज नंबर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। नंबर ऑफ मतलब अगर मैं 10 सेंटेंसेस बोल रही होंगी तो उसमें से 8 में तो हम इडियम्स ही बात करते हैं। हमारा तो बात करने का तरीका ऐसा होता है, बिकॉज इडियम्स आर ऑल्सो इनडायरेक्ट वे ऑफ सरकाजम, इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉन्टिंग ईच अदर। वो भी एक तरीका होता है ना। इफ यू आर वाचिंग दैट मास्टर शेफ, अगर आप में से कोई मास्टर शेफ को देख रहा होगा तो उसमें एक सेलिब्रिटी बहुत ही फेमस, ही यूजेस द वेरी फेमस फ्रेज गई भैंस पानी में। एंड आई whenever आई वुड वॉच आई वुड बी मेकिंग द फन कि हाँ भाई अब ये आ गया ना, अब इसकी भैंस पानी में पानी पानी पीने जा रही है। दैट मीन्स समथिंग विच इज गोइंग वेस्ट, विच इज गोइंग वेस्ट। तो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। So in many of the families, they use these kinds of idioms specifically when they are conversing in any language. But when it comes to English, हमारे लिए थोड़ा सा इंग्लिश में होता है क्योंकि इंग्लिश में शायद ही हम लोग जो है इतने ध्यान से करते हैं, जबकि हमारे उसमें जो हमारे जितने भी what you call as literature है उसके अंदर we have the idioms and phrases, but the only thing is we don't make it a regular feature that when we are conversing तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। बट इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट अ गुड इंग्लिश, अगर हम बोलते हैं अच्छा कन्वर्सेशन, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ही यही होती है कि व्हेन वी आर यूजिंग द phrases and idioms to express our words instead of using the regular words when। तो इसके लिए आपके पास, because there are number, अभी तो आपके पास you might be having AI, you might be having the Google and all, तो आप कर सकते हो। लेकिन वहां पर you will not be having anything। तब आप क्या करोगे? या while you are giving your what you call as एग्जाम्स ऑल्सो आप अपने साथ में कुछ रख सकते हो। बट वेन इट कम्स टू द टेस्ट इन द ओरिजिनल फॉर्म, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू। तो वहां पर हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इफ इट इज गिवन इन अ सेंटेंस फॉर्म, तो सेंटेंस को हमने पूरे तरीके से पढ़ना है। यही इट वॉज अ वे आई स्टार्टेड माई व्हाट यू कॉल एज कम्युनिकेशन, और यू कैन से माई इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इंग्लिश ऐसे ही स्टार्ट हुआ। मैं उन वर्ड्स को याद करती थी। आई कैन शेयर टू थिंग्स। वन इज ऑलवेज विद माय फादर।
He used to have a very good vocabulary, and when he would say, when I would ask any answer, any question, any meaning, he would immediately give. And I would ask, Papa, आपको इतनी सारी चीजें कैसे आते हैं? He would tell, I'm reading the newspaper. So I would say, newspaper पढ़ने से meanings आते हैं? So he would say, no. When you don't know the meanings, you go above and below. आप उसके ऊपर नीचे पढ़ो, you'll be able to. And secondly, किसी का भी कभी मतलब कोई पापा को बायोडेटा वगैरह देता था, पीपल, आई हैड वन पर्सन, मतलब नोन, हमारे जान पहचान के थे, ही हैड गिवन हिज बायोडेटा, तो पापा ने ऐसे मेरे हाथ में दे दिया था. द फर्स्ट टाइम आई रेड दिस मतलब कि ये इडियम, ये वाला फ्रेज पढ़ा था मैंने उसके उनके बायोडेटा में. आई वुड लीव नो स्टोन अनटर्न. घर आई, ढूंढा, वो तो गूगल वाला जमाना था नहीं, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट. एंड वो फ्रेज मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, आई कांट टेल यू. दैट वाज हैंड रिटन. वो तो वो वाला टाइम नहीं था जब गूगल से लिखवाते थे लोग, चैट जीपीटी से लिखवाते थे कि भाई हमारा रिज्यूमे लिखवा दे. एवरीथिंग वाज हैंड रिटन. आई वाज लाइक भाई इस बच्चे की, भाई इस बंदे की इंग्लिश कितनी अच्छी. एंड देन इट वाज लाइक कि मुझे ये सब चीजें यूज करनी है. एंड दैट वाज व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, एंड माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंग्लिश स्टार्टेड. एंड दैट इज व्हाई बेसिकली लेटर ऑन आई बिकेम एन इंग्लिश टीचर, क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी. तो जब भी आपको ये चीज करनी है तो यू हैव टू टेक अप दीज just for practice. I'm using some of the phrases and idioms. A very common one. A piece of cake. नाउ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? अरे वो तो बहुत आसान है, एक छोटा सा केक ही तो है, यानी वेरी इजी. अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मीटिंग my uncle after a long time was a blessing in disguise. Disguise मतलब hidden. Disguise मतलब hidden, छुपा हुआ. यानी a blessing in disguise मतलब something which is unexpected. Something which is unexpected. Break a leg. Now here the break a leg is not यहाँ पे आपकी टांगों को तोड़ना. Here it is no. It is in the positive sense. Normally we use it in the dance वगैरह के लिए बोलते हैं. Normally it is used for the dancers and all. Good luck. Go and break the leg. जाओ तोड़ के आ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना. स्टेज को आग लगा दो, हिंदी में बोलते हैं ना. अब जाकर हम स्टेज को थोड़ी आग लगाएंगे, पुलिस आकर सबसे पहले मुझे ही पकड़े के ले जाएगी. गो एंड फायर द स्टेज. स्टेज को जाकर मैं आग थोड़ी लगा दूंगी. मीन्स समथिंग विच इज विच आई मस्ट डू, यानी कि गिविंग मी अ पुश, अ गुड लक. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी सिल्वर लाइनिंग पतली सी. और समथिंग सिल्वर इज, सिल्वर जिसके किसके लिए यूज करते हैं? सिल्वर इज समथिंग, गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल प्रीशियस. गोल्ड सिल्वर ये प्रीशियस है. और क्लाउड इज समथिंग विच इज नेगेटिव. क्लाउड इज समथिंग नेगेटिव, सिल्वर इज समथिंग पॉजिटिव. क्लाउड मतलब दुखों के बादल उस पर टूट गए, उस पर पहाड़ टूट गया. तो क्लाउड वी यूज इट फॉर negative because clouds are gray or black in color. And silver is something which is positive,
यानी कि एवरी नेगेटिव सिचुएशन हैज समथिंग पॉजिटिव इन इट. एवरी नेगेटिव सिचुएशन हैज समथिंग पॉजिटिव इन इट. मतलब इसको आपने ऐसे तोड़ना है. मुझे पता है इन सबकी मीनिंग्स आते हैं. दीज आर ऑल द मोस्ट कॉमन विच वी आर यूजिंग, बट आई एम हाउ यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड, हाउ यू हैव टू यूज इट, वो मैं बता रही हूँ. क्लाउड नेगेटिव, सिल्वर पॉजिटिव, उसको आपने करना. वंस, एक बार. ब्लू मून, ब्लू मून इज समथिंग विच इज रेयर. कभी कभार, तो रेयर, तो रेयर. नाउ सी, अंडर द वेदर. अब हमको इस दोनों को लेना है. अंडर मतलब नीचे, द वेदर. अंडर द वेदर, अंडर मतलब समथिंग जो नीचे है, यानी कि समथिंग, यानी अनवेल, नॉट राइट. मतलब वी यूज इट इन दीज कंटेक्स्ट. आज थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है, बोलते हैं ना हम. दैट कैन बी अंडर, नॉट गुड, नॉट राइट. स्पिल द बीन्स. स्पिल मतलब नीचे गिरा देना. बीन्स मतलब मटर ले लो, या फिर आप राजमा ले लो. यानी कि रिवील समथिंग. आई kept the birthday party as a surprise, but she spilled the beans. Yes. Spill the tea, no. टी होता है, स्पिल द टी नहीं होता. स्पिल द मतलब मिल्क होता है. यानी कि जब नीचे दूध गिर जाए तो उसे हम वापस नहीं ले सकते. दैट विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. एंड बीन्स होता है गिरा देना, बता देना. गिरा देना, बता देना, यानी कि रिवील कर देना, रिवील कर देना. देन वन मोर विच आई यूज इट, मैंने अभी भी यूज किया था. नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं. नाउ वी ऑल नो दैट रॉकेट साइंस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. एंड if we say not a rocket science, that means not very hard. Take it with a pinch of salt. Take it with a pinch of salt. यानी इसे थोड़े नमक के साथ ले लो यार. मैं हिंदी में ऐसे ही बोल रही हूँ आपको. इसे थोड़ा नमक के साथ में ले लो. यानी कि ज्यादा नहीं लेना. डोंट टेक इट सीरियसली. डोंट टेक इट सीरियसली. हंसी मजाक के साथ ले लो. डोंट टेक इट सीरियसली. डोंट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मतलब टेक इट, इसे ले लो. पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब ज्यादा नमक होगा तो क्या होगा, चीज कड़वी हो जाए. इफ यू पुट मोर सॉल्ट, इट वुड बिकम बिटर. है ना. तो थोड़ा नमकीन, नमकीन मिजाज, यानी कि ह्यूमरस. तो डोंट टेक इट सीरियसली. हल्के हल्के में ले लो. इन अनदर वर्ड, इफ यू टॉक इन हिंदी, हल्के में ले लो. राइट. तो दिस इज, अच्छा एक और बड़ा कॉस्ट होता है. कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग. कॉस्ट यानी कि महंगा पड़ना, एंड आर्म एंड लेग आपके पैर और आपके हाथ. when you are
लूजिंग योर आर्म, अपने हाथ और पैर दोनों ही टूट गए तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। माइकल कॉस्ट बैग्स कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। माइकल कॉस्ट, भाई अगर हमारे हाथ और हमारे पैर दोनों गए तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सिमिलरली, कोई भी चीज जो बहुत महंगी है, द बैग कॉस्ट एन आर्म एंड लेग टू मी, यानी कि बैंक बैलेंस को खत्म कर दिया, वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट्स हाउ वी यूज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। So this is how you have to use everything. Phrase stumbling block. Stumble मतलब लड़खड़ाना, और ब्लॉक जो सामने आपके आ गया, यानी कि एन ऑब्स्टेकल, अ चैलेंज, समथिंग जो आपके सामने आ गया। स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, उसके ऊपर से गिर जाना, यानी कि अ चैलेंज। कैश ट्रैप्ड, कैश ट्रैप्ड। नाउ स्ट्रैप का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निकाल देना। स्ट्रैप ऑफ, यानी इन नीड ऑफ मनी, अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग मनी। दिस इज दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स, मतलब जो ये मैंने यूज किए बहुत कॉमन है, जो हम रोजमर्रा में यूज करते ही करते हैं। लाइक ही इज राइट नाउ आउट ऑफ वर्क, all the things are considered, मतलब all the factors are taken into consideration. This flat broke, he is right now in a flat broke, he is in a flat broken situation, यानी उसके पास कुछ नहीं है। डाइम अ डजन, डाइम मतलब एक पेनी, यानी अ डजन, और डजन मतलब 12। डाइम इज 1 पैसा, डाइम इज 1 पैसा, एंड डजन इज 12, यानी कि वेरी चीप। मतलब एक डजन 1 पैसे का है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट वॉज डाइम अ डजन, इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट वॉज डाइम अ डजन, यानी कि जो एक डजन केला जो है वो 1 पैसा में मिलता था, यानी वेरी चीप। स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी वर्किंग वेरी हार्ड। put one's face on, she puts good face on her, यानी खूब अपने आप को बनाकर दिखाना, शो ऑफ करना, कॉस्मेटिक डालना। कैच समवंस आईज, किसी के आंखों के सामने आना, यानी सीकिंग अटेंशन। आई कॉट हर अटेंशन, आई कॉट हर अटेंशन। एप्पल ऑफ हर फैमिली, ऑफ अवर आईज, यानी कि आंखों का तारा, वेरी क्लोज, बहुत लाडला। तो these are some of the one which we have used, and these are some of the one which are there in the vocabulary. And as a ground rule, we don't have anything what we call as कि हम cram कर सकते हैं। Definitely you can go through the books, you can go through the answers, एक बार आप go through कर सकते हो to understand it, but if it comes in your exam it is going to come. And the ground rule is, first of all, read it if it is in the sentence form, correlate करो, नहीं तो words को तोड़ो, उनके meanings को समझो। Specifically I'm telling this for the phrases, आपके phrases में बहुत सारे होते हैं, जैसे went back, went through, went after,
बैक, थ्रू, आफ्टर, तीनों जो है दे आर प्रीपोजिशंस. तो यू हैव टू उसको आपको रिलेट करना. बैक का मतलब पीछे हटना, थ्रू मतलब उसके अंदर से, आफ्टर मतलब उसके पीछे. तो हाउ, व्हाट कैन बी द मीनिंग. एंड इफ इट इज समथिंग इन द idioms फ्रॉम, देन फाइनल मतलब उसको जो है एक बार विजुअलाइज करो and then try to understand what the deeper meaning it is giving. So that is how we practice idioms, phrases, and idioms. Right?